हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रेयाज एलएलबी नोट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे क्रिमिनोलॉजी के स्कूल्स कौन कौन से होते हैं। लेकिन इससे पहले प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो हम स्टार्ट करते हैं स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी। स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी में फर्स्ट आता है हमारा स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। क्या होती है? अलग अलग समय पर अलग अलग क्रिमिनोलॉजिस्ट से अपने अपने पर्सपेक्टिव से क्राइम, क्रिमिनल कॉज ऑफ क्राइम एक्सेट्रा को डिफाइन किया है। इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू वेरी करते हैं एक दूसरे से, तो उन्हें वेरिएशन के बेस पर इनके पॉइंट ऑफ व्यू को कैटेगराइज्ड किया गया है डिफरेंट स्कूल्स में। इसे ही स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी कहते हैं। अब सबसे पहले हमारा आता है प्री क्लासिकल स्कूल। इसे हम पूर्व शास्त्रीय विचारधारा भी कहते हैं। यह 17वीं या 18वीं सदी के मध्य आया था। इसमें जब यह आया था तो इसमें रिलीजन वॉज एट द पीक लेवल था। मतलब कि यह क्रिमिनोलॉजी की सबसे पुरानी विचारधारा है। धर्म चरम स्तर पर था तब यह आया था। उस समय पूरे समाज के लिए धर्मगुरु मार्गदर्शन दिखा रहे थे और समाज भी उसी तरह से चलते थे जैसी दिशा धर्मगुरुओं द्वारा दिखाई जाती थी, क्योंकि उस समय समाज पूजा करने पर ज़्यादा विश्वास करता था। थर्ड हमारा है इसमें नो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। यह वह समय था जब साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, अर्थात जो भी क्राइम कमिट होता था उस क्राइम को कमिट होने में जो उस क्राइम की टेक्निकलिटीज़ है, उन टेक्निकलिटीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया जाता था, क्योंकि स्कूल का मानना था कि जो भी लोग हैं हर किसी को कंट्रोल किया जा सकता है सुप्रीम पावर के द्वारा। इसमें फोर्थ हमारा आता है सुप्रीम पावर कंट्रोल, अर्थात हमारी दुनिया के अलावा एक और दुनिया है जहां पर की सुप्रीम पावर रहती है। फिर हमारा आता है इविल पावर इन्फ्लुएंस। मतलब कि जिन लोगों पर इविल पावर का इन्फ्लुएंस होता है वे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने राइट पाथ से, उस कंडीशन में वे क्राइम कमिट कर देते हैं। इसके बाद हम आता है लॉस द सेंस ऑफ मॉरलिटी। जब इन्फ्लुएंस होता है किसी इविल पावर का किसी पर्सन पर तो वह अपनी सेंस ऑफ मॉरलिटी को पूरी तरह खो देता है। उसे पता ही नहीं होता क्या चीज़ नैतिक है वह क्या अनैतिक है, यानी कि वो जो एक्ट करने जा रहा है वह क्रिमिनल एक्ट है। इस स्कूल का मानना था यह था कि वे जो पर्सन है वो टोटली अनेबल हो जाता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो जो एक्ट करने जा रहा है वो एक गुड एक्ट है या बैड एक्ट है, क्योंकि इस स्कूल का यह मानना था कि कोई भी पर्सन अपनी फ्री विल के साथ में कोई क्राइम कमिट नहीं करता है, बल्कि कोई पर्सन क्राइम तब कमिट करता है जब उस पर्सन पर एविल पावर का इन्फ्लुएंस होता है। इसके बाद आता है ट्रीटमेंट, यानी कि ट्रीटमेंट इसमें आता है टॉर्चर वाला। इस स्कूल के अकॉर्डिंग इन सभी का सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट था। जब कोई भी पर्सन कोई भी क्राइम करता है, कमिट करता है, तो उस पर्सन को हद से ज़्यादा टॉर्चर किया जाए। और वो टॉर्चर कैसा भी होना चाहिए, या तो उसे उबलते हुए तेल में, उबलते हुए पानी में डलवा दिया जाए, या फिर उसे कोई मरवाए जाए, कोड़े मरवाए जाए, या फिर कोई भी ऐसा टॉर्चर जिसमें कि उसे बहुत ज़्यादा पेन हो, क्योंकि इसका मानना यह था कि अगर वह पर्सन इनोसेंट है तो उसे इस कंडीशन में कोई भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन यदि वह पर्सन कोई इनोसेंट पर्सन नहीं है तो उस कंडीशन में उसे पेन जरूर होगा। क्योंकि इनका मानना यह था कि ये जो टॉर्चर कर रहे हैं यह उस पर्सन के साथ नहीं किया जा रहा है, बल्कि उस एविल पावर पर किया जा रहा है, कि जिस एविल पावर का इन्फ्लुएंस है उस पर्सन पर, और जिस इन्फ्लुएंस के चलते उस पर्सन ने उस क्राइम को कमिट कर दिया है। क्योंकि अगर ये इस तरह का टॉर्चर नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में ये सोसाइटी के लिए खतरनाक साबित होगा। और आज तो ये इन्फ्लुएंस इस पर्टिकुलर पर्सन पर है, कल ये इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा और कल ये इन्फ्लुएंस समाज में और लोगों तक भी पहुंच जाएगा। तो आगे चलकर इस सोशल स्कूल के को क्रिटिसाइज किया गया कि ऐसा नहीं होता है, कोई भी पर्सन क्राइम कमिट करता है किसी इविल पावर की इन्फ्लुएंस की वजह से, बल्कि क्राइम कमिट अपनी फ्री विल से करता है। इसके बाद आता है क्लासिकल स्कूल। इसको हिंदी में बोलते हैं शास्त्रीय विचारधारा। यह 18वीं सदी में आया था। इसके सपोर्टर बेकेरिया थे। इस स्कूल ने जो प्री क्लासिकल स्कूल है ना उसकी थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था।
ठीक है। फोर्थ इसमें आता है बेस्ड ऑन फ्री विल कंसेप्ट। इस स्कूल का मानना था कि कोई भी पर्सन क्राइम कमिट अपनी फ्री विल से करता है, यानी कि उस पर्सन को पता होता है कि वो जो एक्ट करने जा रहा है उसके परिणाम क्या होते हैं, उसके बाद भी वह पर्सन उस एक्ट को करता है। इसके बाद आता है प्लेजर यानी पेन प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है, इस स्कूल के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन क्राइम को कमिट करता है प्लेजर को ऑब्टेन करने के लिए और पेन को अवॉइड करने के लिए, यानी कि उस प्लेजर को ऑब्टेन करने के लिए उस पर्सन को अगर क्राइम करना भी पड़े तो वह उस क्राइम को कमिट कर देता है। उसको फर्क ही नहीं पड़ता दूसरों की सफरिंग से, दूसरों की सफरिंग उसके लिए मैटर ही नहीं करती है। इसके बाद आता है पनिशमेंट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ क्राइम। मतलब कि इस स्कूल का मानना है कि पनिशमेंट जो है तो वो इस क्राइम की इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल में होनी चाहिए, यानी कि पनिशमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए इंटेंसिटी ऑफ क्राइम की। जिस इंटेंसिटी का क्राइम किया गया है बिल्कुल उसी इंटेंसिटी की उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, न कि उससे ज़्यादा न ही उससे कम। लाइक मर्डर के लिए जो पनिशमेंट दी जा रही है वही पनिशमेंट चोरी के लिए भी दी जाए। इसके बाद होता है फोकस्ड ऑन क्राइम ओनली। इस स्कूल का फोकस ओनली क्राइम पर होना माना जाता है, न कि क्रिमिनल पर। इसके बाद आता है इग्नोर द इंडिविजुअल डिफरेंस। यही कारण था कि इस स्कूल ने फर्स्ट ऑफेंडर और हैबिचुअल ऑफेंडर के बीच में फ़र्क नहीं करा, अर्थात जब कभी भी कोई क्राइम कमिट होता था तो उस क्राइम को कंसीडर किया जाता था कि पर्टिकुलर क्राइम के लिए पर्टिकुलर पनिशमेंट है। वहाँ पर यह कंसीडर ही नहीं किया जाता था कि क्रिमिनल जो है वो फर्स्ट टाइम क्रिमिनल है या हैबिचुअल क्रिमिनल। आगे चल के इसी आधार पर इस स्कूल को क्रिटिसाइज किया गया। इसके बाद आता है नियो क्लासिकल स्कूल, नवशास्त्रीय विचारधारा, अपग्रेडेड वर्जन ऑफ क्लासिकल स्कूल। यह क्लासिकल स्कूल का अपग्रेडेड वर्जन कहलाता है। इसका फोकस होता है टू अंडरस्टैंड द फैक्ट सर्कमस्टांसेस मेंटल स्टेट ऑफ द ऑफेंडर। इस स्कूल का फोकस यह था कि जब भी क्राइम कमिट होता है तो उस क्राइम के फैक्ट, सर्कमस्टांसेस और मेंटल स्टेट ऑफेंडर की यह सारी चीज़ें चेक करने के बाद ये डिसाइड किया जाना चाहिए कि इस पर्टिकुलर पर्सन को क्या पनिशमेंट दी जानी चाहिए। इसके बाद आता है कैटेगरीज, फर्स्ट ऑफेंडर, हैबिचुअल ऑफेंडर, माइनर, इंसेन, इडियट एक्सेट्रा। इस स्कूल के ऑफेंडर्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जो कि फर्स्ट ऑफेंडर, हैबिचुअल, माइनर, इंसेन, इडियट ये सभी हो सकती हैं। इसके बाद आता है पनिशमेंट शुड बी एज पर द कैटेगरी ऑफ द ऑफेंडर। मतलब कि पनिशमेंट जो है वो इन ऑफेंडर को इन्हीं के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलनी चाहिए, सभी को इक्वल पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, यानी कि ऑफेंडर की मेंटल स्टेट को कंसिडर किया जाना चाहिए। लेकिन इस स्कूल को भी आगे जाकर क्रिटिसाइज किया गया। इस स्कूल को इसलिए क्रिटिसाइज किया गया कि स्कूल का जो पूरा फोकस है ना वो पनिशमेंट पे था। जो पनिशमेंट है वह कैटेगरीज के अकॉर्डिंग दी जानी चाहिए, न कि सभी को एक जैसी। लेकिन इस स्कूल का फोकस रिफॉर्मेटिव की तरफ नहीं था, इसलिए इस स्कूल को भी क्रिटिसाइज किया गया। तो ये हमारे 3 स्कूल्स थे। नेक्स्ट वीडियो में हम और जो स्कूल्स बचे हैं वो देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।